नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा और यूपी मांगे उत्तर में आज बात करेंगे बेरोजगारी की। पूरे देश में आज युवाओं की, पढ़े लिखे नौजवानों की सबसे बड़ी मांग, सबसे बड़ी समस्या रोजगार ही है। इसलिए हर चुनाव में रोजगार के मुद्दे पर युवाओं से वादे तो किए जाते हैं, लेकिन उनमें से ना के बराबर ही पूरे हो पाते हैं, क्योंकि आबादी के अनुपात में सीधी नौकरियां ना के बराबर है। बात अगर प्राइवेट सेक्टर की करें तो कोविड-19 की मार ने हालात खराब किए हैं। बीते 3-4 महीनों में न सिर्फ जीडीपी गिरी है, बल्कि बेरोजगारी की दर भी बढ़ी है। सरकार का दावा है कि अलग अलग योजनाओं के जरिए लोगों को रोजगार के अवसर दिए हैं, लेकिन इससे इत्तेफाक न रखने वाले बेरोजगारों के संगठन सरकार से अलग अलग माध्यमों के जरिए नौकरी की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब युवाओं की इस मांग में सियासी पार्टियां अपने लिए गुंजाइश तलाश रही हैं। अखिलेश यादव ने, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने रात 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्ती बुझाने की अपील की, तो इस अपील को कांग्रेस और आरएलडी का समर्थन भी मिला। अब सवाल यह है कि क्या विपक्षी दलों को बेरोजगारी के मुद्दे पर नौजवानों का समर्थन मिलेगा, साथ मिलेगा? क्योंकि एक हकीकत यह भी है कि यही विरोधी दल पहले सरकार में भी रहे हैं और उस वक्त होने वाली भर्तियों को भी, उस वक्त मिलने वाले रोजगारों को भी नौजवानों ने देखा है, समझा है। तो अब अपने हक के लिए लड़ने वाले नौजवानों की लड़ाई में विपक्ष को अपना सियासी हिस्सा क्या मिलेगा, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रात 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्ती बुझाने की अपील। बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासी दलील। क्या सामने आएगी नौजवानों के मन की बात? बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी राजनीतिक दल इस समस्या के समाधान के लिए संजीदा दिखता नहीं है। अब एक बार फिर नौजवान अलग अलग तरीकों से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब युवाओं की कोशिश को सियासत साधने की जुगत में है। ऐलान है, बेरोजगारी और बेकारी के अंधेरे से बाहर निकलने के लिए साथ आइए। रात 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्ती बुझाइए, अपनी ताकत का एहसास कराइए। मुट्ठियां जब बंध जाती हैं नौजवानों की, नींद उड़ जाती है जुल्मी हुक्मरानों की। आइए युवाओं और उनके परिवार की बेरोजगारी, बेकारी के इस अंधेरे में हम आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्तियां बुझाकर क्रांति की मशाल जलाएं और उनकी आवाज में आवाज मिलाएं। समाजवादी पार्टी की अपील कुछ वैसी ही है जैसे कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने अपील की थी, बत्ती गुल करने की, दिए जलाने की। अलबत्ता अब जब समाजवादी पार्टी की ओर से यह अपील आई है तो बीजेपी समाजवादी पार्टी पर नकलची होने का आरोप लगा रही है। चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, नर्स हों, सफाई कर्मचारी हों, पुलिस कर्मी हों, उनके स्वागत में, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारे मीडिया कर्मी हों, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस तरह का आह्वान किया था और उसका नकल किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है दुष्प्रचार करना, और वो कोई भी अवसर नहीं छोड़ते दुष्प्रचार करने का। इसलिए इस प्रकार का अनर्गल दुष्प्रचार करना, मैं समझता हूं कि उनकी एक प्रकार की सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का प्रयत्न है। हालांकि समाजवादी पार्टी का दावा है कि आज सरकार को इस बात का एहसास हो जाएगा कि राज्य का युवा बढ़ती बेरोजगारी, बेकारी से कितने गुस्से में है और राज्य के जमीनी हालात क्या हैं। माननीय अखिलेश यादव ने पूरी मजबूती के साथ सामने लाकर के सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है, और आज आपको देखने को मिलेगा कि सच में बेरोजगारों का कितना गुस्सा, कितना अपमान, कितना तिरस्कार, कितनी मजबूरी महसूस कर रहे हैं। यह सरकार को बहुत मजबूत जवाब होगा। इस बीच खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी की ओर से 9 मिनट के लिए बत्ती बुझाने की अपील का कांग्रेस और आरएलडी ने भी समर्थन किया है। व्यापारी आज त्रस्त है, सड़कों पर आज के टाइम अराजकता का माहौल है, लूटपाट आए दिन हो रही है। इन सब चीजों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल एक सांकेतिक प्रदर्शन करना चाहता है इस लॉकडाउन के टाइम में। आज रात 9 बजे 9:09 पर 9 मिनट के लिए लाइट बंद करके उसका विरोध प्रदर्शन करना चाहता है।
अब सवाल ये कि क्या विपक्ष की अपील को जनता का समर्थन मिलेगा और क्या यह अपील क्रांति की मशाल जलाने के लिए है? क्या बेरोजगारी के मुद्दे पर बत्ती गुल करने से विपक्ष का मीटर चालू हो जाएगा? सवाल कई और भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत मनीष शुक्ला जी आपका। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। अनुराग भदौरिया जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। उमाशंकर पांडे जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ इस वक्त लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत उमाशंकर पांडे जी आपका। और अनूप कुमार सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत अनूप कुमार सिंह जी आपका भी। सबसे पहले मनीष शुक्ला जी प्रश्न आपसे है, क्योंकि एक हैशटैग चल रहा है 9 बजे 9 मिनट, उसको समाजवादी पार्टी भी ट्रेंड करा रही है और वो युवा भी जो परेशान है वो भी उसको ट्रेंड करा रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस तरह के हालात बन गए हैं कि युवाओं को मजबूर होकर अपनी आवाज इस तरह से रखनी पड़ रही है और फिर विपक्ष के लोग उसमें अपने लिए माइलेज ले रहे हैं? देखिए राममोहन, जिनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश के 5 आयोग के चेयरमैन भ्रष्टाचार के नाते से बर्खास्त किए गए थे और उनको संरक्षण देने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करते थे, आज उनके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। जिनका पूरा शासनकाल नौजवानों के ऊपर लाठियां चलाने में बीता। मैं 3 तारीख की बात करूंगा राममोहन जी। सबसे पहले मैं बात करूंगा 15 जुलाई 2013 को, जब नौजवानों की नौकरियों को लूटने के लिए अखिलेश यादव त्रिस्तरीय आरक्षण लेकर आए थे और प्रयाग के अंदर उत्तर प्रदेश का नौजवान एकत्रित हुआ था 50-60 हजार, तो उनको लाठियों से पीटने का काम किए थे। अखिलेश यादव जी जवाब दीजिए। 2 जनवरी 2014 की बात करूंगा, जब लोक सेवा आयोग में गड़बड़ी के खिलाफ उत्तर प्रदेश भर का नौजवान लोक सेवा आयोग के सामने एकत्रित हुआ था, तो उनके ऊपर लाठियां भी चलाई और 307 जैसे गंभीर धाराओं समेत दर्जनों मुकदमे उनके ऊपर कायम किए, धाराओं में मुकदमे कायम किए। 15 अप्रैल 2015 को जब 2 अप्रैल को पर्चा आउट हुआ लोक सेवा आयोग का और नौजवान सड़क पर आया, तो उनको फिर लाठियों से पीटा गया और उनके ऊपर गंभीर धाराओं में एफआईआर करके नैनी जेल में बंद करने का काम किया था। 38 मुकदमे, 38 रिजल्ट केवल लोक सेवा आयोग के चैलेंज हुए थे इनके समय में। अन्य जो जितने आयोग थे उनके बारे में मैंने बताया, 5 आयोग को माननीय उच्च न्यायालय ने बर्खास्त किया। अंतिम समय तक अखिलेश यादव पूरी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती रही भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। आज रोजगार की चिंता है। हमारी सरकार बनने के बाद हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था 5 आयोग का गठन। उसके बाद हमने जो शिक्षा मित्रों की एक बड़ी समस्या थी, सहायक अध्यापकों की 1,37,500 भर्तियां हमने निकाली, 42,500 भर्तियां हमने भर दी हैं, 69,000 प्रोसेस में है, चूंकि कई जगहों पे मुकदमे चल रहे थे उस पे। सिपाहियों की भर्तियां हमने की, एक करीब 1.25 लाख सिपाहियों की भर्ती हमने पारदर्शी तरीके से की। 17,000 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 17,000 परीक्षा फल हमने 18 और 19 में जारी किए। उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा में प्रवक्ताओं के तमाम भागों में, और सबसे महत्वपूर्ण है हमने पारदर्शी तरीके से किया। 4 जिलों के एक जात विशेष के लोग को नौकरियां हमने नहीं दी हैं। अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश का नौजवान आपका वो चेहरा जानता है जिसमें जबरदस्ती उनकी नौकरियां छीनी गई, भ्रष्टाचार किया गया और न्याय मांगने पर लाठियां दिया था आपने। ठीक है अनुराग भदौरिया जी। अच्छा, आपने देखा, मुझे भी बोलने दीजिएगा जैसे आपने उनको बोलने दिया, इतनी कृपा कीजिएगा जी राममोहन जी। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी से आपने पूछा कि आपने 3.5 साल में क्या किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी के पार्टी के बारे में बोला, अपने बारे में नहीं बोला। पूरे 1-1.5 मिनट के भाषण में कि समाजवादी ने क्या किया। सर, सरकार आपकी है और आपकी सरकार में बेरोजगारी का आलम यह है कि लड़के भी तो बेरोजगार हैं, बाप भी बेरोजगार हो गए, माँ बाप भी बेरोजगार हैं। ये शायद आप भूल गए, पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि बच्चे बेरोजगार, उनके माँ बाप बेरोजगार, पूरा खानदान बेरोजगार हो गया है और आप इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हो। जहां तक भर्तियों का सवाल है, 5 लाख भर्तियां पेंडिंग है, इन्होंने कोई भर्ती नहीं की। एक आध भर्ती की भी है, वो भी हाईकोर्ट में अटकी हुई है। और भर्तियों का आलम यह है कि जो इन्होंने भर्तियां की हैं उसमें आपने देखा होगा कि एक परिवार के 150 में से कुछ जात बिरादरी के लोगों को 147 48 नंबर आए। और जैसा आपने देखा कि घोटालों को तो आप बात ही छोड़ दीजिए। टीचर घोटाले में क्या घोटाला हुआ ये आपको अच्छी तरह पता है, पशुधन घोटाले का ही बात।
मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, इन्होंने 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात की थी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट समिट बुलाई थी। मैं पूछना चाहता हूं, एक इंडस्ट्री का नाम बता देंगे, ये कौन सी इंडस्ट्री इन्होंने लगाई और किसमें 5000 लोगों की भर्ती हुई? एक भर्ती इन्होंने नहीं की है। ये सिर्फ जात धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं। आज भी इनसे अगर हम आप अगर 1-to-1 करवा दीजिए तो मैं पूछ लूंगा कि आपने 3.5 साल में क्या काम किया, एक काम नहीं बता पाएंगे। चैलेंज करता हूं इनको, एक काम बता दे, मैं तो एक सांस में कितने काम गिना सकता हूं। आप भी जानते राममोहन जी, फिर आप बोलोगे कि समाजवादी लोग आते हैं अपना एक्सप्रेस भी गिनाने लगते हैं, मेट्रो गिनाने लगते हैं, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, पॉइंट टू पॉइंट आइए। हम लैपटॉप अनुराग भदौरिया लगते हैं, ये रोड्स गिनाने लगते हैं, ये पार्क गिनाने लगते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आइए। मनीष शुक्ला जी ने कहा उन्होंने कांस्टेबल की भर्ती की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ उन्होंने कहा कि उन्होंने कांस्टेबल की भर्ती की। इसे आप नकारते हैं? अंदर में अपराध बढ़ा है, इन्होंने विकास किया अपराध का, इन्होंने विकास किया महिलाओं पे बढ़ते हुए अपराध। अनुराग भदौरिया जी, यहाँ पे बेरोजगारी का इन्होंने विकास किया, यहाँ पे तो बेरोजगारी पे चर्चा हो रही है, तो बेरोजगारी पे रहिए ना अभी आप। विकास दुबे जैसे लोगों को पैदा करके ये इनकी अनुराग भदौरिया जी, ये लोग राजनीतिक द्वेष से सिर्फ कार्रवाई करते हैं। अभी बात बेरोजगारी की हो रही, तो बेरोजगारी पे टिके रहिए ना। फिर घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, बच्चा बेचारा रोजगार लिए घंटी बजाते घूम रहा है और ये इनको दिखाई नहीं पड़ता, थाली बजा रहा है, इनको दिखाई नहीं पड़ता। मैं तो कहूंगा चैलेंज के साथ बताइए मनीष जी, आप 9:09 पे अगर आप लाइट नहीं बंद करेंगे तो समझो आप बेरोजगारी के साथ नहीं खड़े हैं। और आपकी हिम्मत नहीं है चैनल पे बोलने की, इतना डरे हुए हैं आप अपने बीजेपी के अकाउंट से कि आप कह नहीं सकते कि 9:09 पे मैं बेरोजगारों के साथ खड़ा हूं। खड़े हैं कि नहीं खड़े, जरा बता दिए मनीष जी। आप नहीं खड़े हैं, नहीं खड़े हैं आप। ठीक है आपकी हिम्मत। अनुराग भदौरिया जी, बताइए आप बेरोजगारी, तो बेरोजगारी पे रहिए ना। फिर वो कह रहे हैं कांस्टेबल की भर्ती हुई है, इसे नकारेंगे क्या आप? अरे कांस्टेबल की भर्ती जो 50,000 की भर्ती बता रहे हो, समाजवादी निकाली थी, उसके बाद इनके यहाँ भर्ती अटकी रही। अरे जहां पे इन्होंने 70 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी, 70 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की। ठीक है उमाशंकर पांडे जी, 7,000 लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, 70,000 लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, 70 लाख रोजगार की बात करते थे। ठीक है उमाशंकर पांडे जी, उमाशंकर पांडे, एक सेकंड भदौरिया, आप तार्किकता पे रहिए थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश में तो हर घर में आदमी बेरोजगार है, हर गांव में 99% यूथ बेरोजगार है, उनके माँ बाप की। तो यही तो पूछ रहे थे वो 5 साल पहले आपसे, स्टूडेंट को यहाँ यही उन्होंने 5 साल पहले मायावती जी से पूछा, फिर 5 साल अखिलेश यादव जी से पूछा, अब 5 साल बाद आप लोग लौट के उल्टा बोलने लगे। तो जनता तो हर बार पूछती है, जो बेरोजगार होगा वो तो अपनी फाइल लिए घूम रहा है ना। इनसे पूछिए मनीष जी, बेरोजगार के साथ खड़े कि नहीं खड़े? ठीक है उमाशंकर पांडे जी, पांडे जी जी, आपका क्या पक्ष है? राममोहन जी, अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं आप भी? बात अखिलेश यादव जी की नहीं है, बात उत्तर प्रदेश के युवाओं की है, देश के युवाओं की है। वो युवा जो लगातार बेरोजगार हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। लॉकडाउन की जिन परिस्थितियों में इन्होंने लॉकडाउन लागू किया, उसके बाद जो अवसर आए, वो अवसर युवाओं के लिए बेहद डरावना और भयावह है। उसमें उनकी नौकरियां छूटी, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों व्यापारियों के व्यापार नष्ट हो गए। ऐसी स्थिति में आज जब बेरोजगार युवा अपनी आवाज सुनाना चाहता है सरकार को, तो हम युवाओं के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। हम युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस गूंगी बहरी सरकार को यह बताना चाहते हैं कि आज बेरोजगारी 46 सालों के रिकॉर्ड स्तर पर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना में बेरोजगारी बढ़ी है, उसके पहले एनएसएसओ की रिपोर्ट यह साबित करती है कि बेरोजगारी 45 साल के रिकॉर्ड स्तर पे पहले से था, कोरोना के पहले। और अभी जो जीडीपी गिरी है पहले तिमाही में, वो 23.9%। आजादी के बाद यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, ऐसा कभी हुआ नहीं। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। जीडीपी का आंकड़ा यह बताता है, यह जो जीडीपी का आंकड़ा यह बता रहा है कि लोग बेरोजगार हुए हैं, लोगों की नौकरियां बर्बाद हुई हैं, लोगों का व्यापार बर्बाद हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार, जब शिक्षा मित्र, जब आंगनबाड़ी, जब तदर्थ शिक्षक, ये लोग अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, प्रवासी मजदूर जब अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, छात्र और छात्राएं आवाज पहुंचाना चाहती हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उन पर एफआईआर दर्ज किए जाते हैं, उनको जेल भेजा जाता है। आज अगर संगठित होकर युवा उत्तर प्रदेश की सरकार को, देश की सरकार तक अपना आवाज पहुंचाना चाहती है, उसी तरीके से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने 5 अप्रैल को 5 मिनट के लिए थाली ताली बजवाई थी और यह कहा था कि 21 दिन में हम कोरोना की लड़ाई जीत लेंगे,
जब उन्होंने कहा था कि हम 100 दिन में काला धन ला देंगे, जब उन्होंने कहा था नोटबंदी के बाद कि हमें केवल 50 दिन दे दीजिए, उसके बाद जिस चौराहे पर बुलाइएगा हम आ जाएंगे और जो करना हो करिएगा। पांडे जी, यही जो आप कह रहे हैं कि युवाओं को लाठियां मिलती हैं, युवा परेशान होते हैं, इसी को तो मनीष शुक्ला शुरुआत में बता रहे थे। आज उन असफलताओं युवा तो उसी प्रदेश के हैं ना, बुलंद करने का दिन है राम मोहन जी। सरकार बदल जाती है लेकिन लाठी नहीं बदलती। युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ पूरी ताकत अनूप कुमार सिंह साहब, उनकी आवाज में आवाज अनूप कुमार सिंह साहब, खड़ी हुई। बेरोजगारी की जो समस्या है वो तो बहुत पुरानी है, लेकिन जो कोविड की वजह से नुकसान हुआ है, क्या उसको इस वक्त नजरअंदाज कर दीजिए जब पूरा आंकलन कर रहे हैं बैठ के, चाहे वो जीडीपी का गिरना हो एक हद से ज्यादा या फिर बेरोजगारी दर का बढ़ना हो? नहीं, आप समझ गए आपकी बात को। देखिए, अगर हम लोग बेरोजगारी की बात करते हैं समग्र रूप में, तो हम अगर 20 साल का पूरा डेटा उठा लें, 2001 से मैं अगर बात करूं तो 2001 से लेकर के अभी तक का जो डेटा है, आप देखेंगे बेरोजगारी की दर 2001 से 3 तक बढ़ी, उसके बाद फिर गिरावट उसमें शुरू हुई, 2008 तक उसमें गिरावट आई, लेकिन फिर 2008 में हम सब जानते हैं कि ग्लोबल रेसिजन का पीरियड था और उसके बाद फिर भारत भी उसे छूता नहीं रहा और बेरोजगारी में वृद्धि होनी शुरू हुई। और ये बढ़ते बढ़ते 2014 तक बढ़ी, लेकिन फिर उसके बाद पॉलिसी चेंजेस हुए और फिर बेरोजगारी की दर में गिरावट हुई और 2019 में जो थी बेरोजगारी की दर वो 5.36% थी जी। अब 2020 हम लोग जानते हैं कि आफ्टर दिसंबर 2020 से जो है पूरा विश्व कोरोना से अफेक्टेड होना शुरू हुआ और भारत में भी जनवरी से कोरोना के कारण प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई, हम लोगों की अर्थव्यवस्था बंद होनी शुरू हो गई, दूसरे अर्थव्यवस्थाओं से कटने लगी और मार्च में हम लोगों को लॉकडाउन लगाना पड़ा। तो इसको हम इग्नोर कभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन है और पैंडेमिक सिचुएशन में जब हम लॉकडाउन लगाएंगे, अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, सामाजिक दूरियां बढ़ेंगी, तो ऑब्वियसली जब सामाजिक गतिशीलता में कमी आएगी, व्यक्तियों की भौतिक गतिशीलता में कमी आएगी, तो अर्थव्यवस्था अपने आप स्लो डाउन हो जाएगी। तो इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट रहा प्राइवेट सेक्टर में, जो अभी डेटा आया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कि भारत में 41 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए इस कोविड-19 पीरियड में। तो ड्यू टू कोविड-19 ये बेरोजगारी काफी तेजी से बढ़ी है और एक और बड़ा रीजन है कि इस महामारी के कारण लोगों में एक अनिश्चितता भी आई जी। तो प्राइवेट सेक्टर में डिमांड घटी, डिमांड जो घटी, जितनी अर्थव्यवस्था बंद हुई उससे कहीं ज्यादा घट जाती है डिमांड, क्योंकि लोगों में अनिश्चितता आ जाती है कि ये कब तक रहेगा। तो जिनके पास इनकम है वो भी उतना खुल करके खर्च नहीं करते। तो जब लोग खर्च नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था में मांग में गिरावट होने लगेगी। जो हमारा चक्र होता है आय के प्रवाह का, वो चक्र का आकार बड़ा होने लगता है और बड़ा होने से वो समय अधिक लेगा। तो अब जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है तो रोजगार का पहले तो पुनर्स्थापन होगा। जो लोग अपने रोजगार को छोड़ करके गए, अब उत्तर प्रदेश को ले तो बहुत बड़ी मात्रा में इमिग्रेशन हुआ, जो लेबर यहाँ से प्रवासी नहीं हम कहेंगे यहीं के थे, तो वो गए थे रोजगार के तलाश में बाहर और उनका यहाँ आना हुआ, तो अचानक से उतने लोगों की रोजगार की मांग बढ़ गई। तो अचानक से एक पैंडेमिक सिचुएशन में सरकार सबको रोजगार मुहैया नहीं करा सकती, लेकिन ये भी हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में सबसे सारे प्रदेश के सरकारों से अच्छा काम किया और उस दौरान इन्होंने क्विक एक्शन लेते हुए लोगों की स्किल के अकॉर्डिंग रोजगार की व्यवस्था करनी शुरू की, जिससे लोगों का जीवन सफल सके। आप ठीक बात कर रहे हैं। ये दौरान निश्चित तौर पर 2014 में आपके पास थोड़ा सा दोबारा आऊंगा जरा हमें ये। अब 2019 में आप बता रहे थे कि लगभग 5% जो है बेरोजगारी दर थी 2019 में। 2014 में के आसपास कितनी थी? 5.36 जी मैं ठीक है, मैं बोलूं और फिर अपना आक्रोश, अपना गुस्सा सरकार को दिखाइए। मनीष शुक्ला जी, प्रश्न आपसे कि पहले जो हुआ उसका परिणाम यह कि आप सरकार में हैं, अब तो लोग आपसे ही सवाल पूछेंगे। ये विरोधी दल जो हैं वो चाहते हैं कि जनता की जो ज्वलंत समस्या है उसमें उनके साथ हो लिया जाए, उसमें फायदा होता है।
तो उनकी परवाह आप कीजिए या ना कीजिए, लेकिन जनता की परवाह करना तो सरकार का काम है। बिल्कुल राम मोहन जी, देखिए आप बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पे आप डिबेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हल्ला गुल्ला में ये इशू नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी पे डिबेट है और अनुराग भदौरिया जी बेरोजगारी पे ही बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। उनकी सरकार में जो हुआ वो मैंने भूमिका के लिए बताया था। 5 आयोग के चेयरमैन जिस सरकार में बर्खास्त हो गए हो और वो हमारी सरकार तक बर्खास्त आए थे, हमने उसका गठन किया। उस सरकार में क्या हाल रहा होगा, इसलिए मैंने उसको किया। मैं बताता हूँ आंकड़े वाइज हमने कितनी नियुक्तियां की हैं, सरकारी गैर सरकारी। उसके बाद सहायक अध्यापक बेसिक शिक्षा में सबसे पहले 12,460 की नियुक्ति की, उनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है। फिर दूसरी नियुक्ति जो शिक्षा मित्र के नाते खाली हुई थी, उसमें पहली 68,500 की भर्ती हमने निकाली, जिसमें 42,500 की नियुक्ति पूरी हो चुकी है। दूसरी नियुक्ति जो दिसंबर 2018 में हमने शुरू की थी 69,000 की, वो प्रक्रिया में है, अंतिम स्टेज पे है, उनको भी नियुक्ति पूरी हो जाएगी। चूंकि जब डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही थी उसी समय कुछ लोग हाई कोर्ट गए थे, यद्यपि डबल बेंच ने हमारे पक्ष में फैसला दे दिया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 17,000 परीक्षा लोगों का परीक्षा फल निकाला गया। अगर आप कहिए तो मैं उसका ब्रेकअप दे देता हूं कि जूनियर क्लर्क के 5,000 पोस्ट, केन सुपरवाइजर के 874 पोस्ट, नलकूप चालक के 3210 पोस्ट, सहायक लेखाकार के 900 पोस्ट, ग्राम पंचायत के 1953 पोस्ट, लैब टेक्नीशियन एलटी के 921 पोस्ट, एलोपैथ फार्मासिस्ट के 78 पोस्ट, वन रक्षक और विशाल भवन रक्षक के 600 पोस्ट। ये इनके रिजल्ट हमने निकाले 18 और 19 में। लगभग 50,000 पद प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, प्रधानाचार्य, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के, यूपीएससी से 2291 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लेक्चरर के पद, यूपीएससी से 10,768 पद एलटी ग्रेड के। इस तरह से तमाम विभागों में, पीडब्ल्यूडी में, बिजली विभाग में, सभी विभागों में पारदर्शी तरीके से हमने नौकरियां दी। मैंने इसीलिए आंकड़े सहित बता दिए। अगर अनुराग जी आज सचमुच डिबेट करना चाहते हैं तो इनके समय में कितने पद कब कब भरे गए थे, अगर ब्रेकअप न दे, अगर बता दे तो भी मैं मान लूं। तो इनके मुंह से अखिलेश यादव जी राजनीति कर रहे हैं केवल, क्योंकि ये तो नौजवान विरोधी रहे हैं। इनके समय में 4-5 जिलों के एक जात विशेष के लोगों को नौकरी के लिए सारे प्रयास किए जाते थे और तो उसमें उनको अनुराग भदौरिया जी देखिए, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ। मजेदार बात है, आप मुझे दीजिए मौका। भाई उनको आपने अकेले में दिया तो मुझे भी अकेले में दे दीजिए। अकेले देखिए, उन्होंने बोला, बड़े उन्होंने पढ़ के बताया, ये हमने दे दिया, वो हमने दे दिया। शायद भूल गए कि उन्होंने वादा किया था कि 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे। दिया कितने को? 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपने आने की बात की थी, और कितनी इंडस्ट्री आपने लगाई है, कहां कितना रोजगार दिया, जरा बता दीजिए। और नहीं तो मेरे साथ आके थाली बजाइए। आइए रोजगार में थाली बजाइए, आइए थाली बजाइए, चलिए अमन जी थाली बजाइए, आइए थाली बजाने दीजिए। ठीक भदौरिया जी, भदौरिया जी इस तरह से आप भी थाली बजाइए। मनीष जी, मैं आपसे कह रहा हूं, थाली बजाइए। बेरोजगार परेशान है, अपने अपने घरों में भूखा है, उनके माँ बाप भी बेचारे भूखे हैं। मनीष जी, मेरे साथ खड़े होइए और बेरोजगारों के साथ खड़े होइए, नहीं तो आप 2022 में खोजे नहीं मिलेगी भारतीय जनता पार्टी। आप युवकों के साथ मजाक नहीं कर सकते। आपने उनको सपना दिखाया था, हम आएंगे यहाँ पे स्वच्छ, हम यहाँ भ्रष्टाचार खत्म और रोजगार युक्त सरकार बनाएंगे। आपने यहाँ बेरोजगारी का आलम कर दिया आपने यहाँ पे, और गिनाते हो आप 2-4 हजार, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 70,000 रोजगार गिनाते हो आप। जहां पे यहाँ पे 70 लाख लोगों को, करोड़ों लोगों को, यहाँ पे 23 करोड़ की पॉपुलेशन का हमारा उत्तर प्रदेश है, और गिना रहे हो आप रोजगार 2,000, 5,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 1 लाख, 1.5 लाख। कमाल की बात करते हैं आप भी। उत्तर प्रदेश को आपने क्या समझ रखा है? उत्तर प्रदेश को आपने एक तो हत्या प्रदेश बना दिया। भदौरिया जी, वो यही मनीष शुक्ला जी ने जो प्रश्न किया, और मेरे साथ आके 9:09 पे मैं कहता हूँ, आप अगर बेरोजगारी के लिए, आपने भी तो 5 साल सरकार चलाई, वो कह रहे हैं कि आप बताइए कितनी भर्तियां की थी। 2022 में सरकार की लाइट गुम कर देंगे, याद रखिएगा। सरकार की लाइट गुम कर देंगे, क्योंकि आप बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रहे हो। बेरोजगारों के साथ खड़े नहीं हो रहे मनीष जी। बेरोजगारों के साथ खड़े होइए और मेरे साथ आगे ताली बजाइए। ठीक है, ठीक है। उमाशंकर पांडे जी, पांडे जी, हमारी चिंता यह है कि अक्सर जब पॉलिटिकल पार्टियां किसी चीज में इन्वॉल्व होती हैं, जब जनता मांगे सरकार को सुनना है कि नहीं सुनना है, वो अगर जनता की आवाज नहीं सुनेंगे तो उन्हें नुकसान होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि जब पॉलिटिकल पार्टियां इन्वॉल्व हो जाती हैं तो अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े लोगों की जन मुहिम, जन आंदोलन खराब हो जाते हैं।
फिर कहते हैं कि देखिए इस पे तो सपा की राजनीति है, इसमें कांग्रेस की राजनीति है, ठीक से जवाब आते नहीं। तो आपको लगता है कि युवाओं के काम को युवाओं तक छोड़ देना चाहिए, वो सक्षम है अपनी बात मनवाने के लिए? देखिए राम मोहन जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि राजनीति में विपक्ष की भूमिका जहां कहीं भी अन्याय है, जहां कहीं भी पीड़ा है और जहां कहीं भी लोगों के अंदर किसी बात को लेके भावनाएं उनकी हैं, तो वहां पर विपक्ष को खड़ा होना चाहिए। यही विपक्ष का धर्म है। और ये कोई कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या आज जो विपक्ष के लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को याद करिए इन्होंने क्या क्या किया था। अभी मैं अनूप जी को सुन रहा था, मैं कुछ बातों से उनको जवाब देना चाह रहा था जी। देखिए 2001 से लेके 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब भी अर्थव्यवस्था डामाडोल थी। उसके बाद 2004 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने और 2014 तक रहे तो लगातार अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और 2008 और 2009 में विश्व की सबसे घनघोर, सबसे भयंकर आर्थिक मंदी आई थी, लेकिन मनमोहन सिंह जी का नेतृत्व था कि किसी की नौकरी नहीं जाने पाई। आज बेरोजगारी कोरोना के कारण नहीं बढ़ी है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि एनएसएसओ एक बड़ा संगठन है, सरकार का संगठन है। उस संगठन के 2 अधिकारियों ने क्यों इस्तीफा दिया था? क्योंकि उन्होंने आंकड़े बाहर लाए थे कि 45 साल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी है। यह कोरोना के पहले की घटना है, यह कोरोना के बाद की घटना नहीं है। कोरोना के कारण एक महामारी आई, उसके कारण असर आया, लेकिन बेरोजगारी तो 45 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहले ही था। अनूप कुमार सिंह जी आपकी बात को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं 2019 में 5.6 थी बेरोजगारी की दर, राजन जी ने दिया, कोरोना की वजह से बढ़ी है। छोड़ के जाना पड़ा। अनूप कुमार सिंह रिस्पॉन्ड करेंगे आपको आंकड़ों के साथ। अनूप कुमार सिंह जी। मैं जवाब देना चाहूँगा। 2014 में जब किसकी सरकार थी किसकी नहीं थी उससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप 2014 की बात करते हैं तो उस समय बेरोजगारी दर 5.613 थी जी। और 2019 तक अगर आप तब से लेकर के अब तक देखेंगे तो लगातार बेरोजगारी की दर में गिरावट आई और 2019 में 5.36 और जब मिली थी सरकार, इस गवर्नमेंट ने सरकार बनाई 2014 में, उस समय 5.6 बोलिए आप बोलिए पांडे जी। तो अब उस दौरान जो है या तो सही बोल रहे थे जिनको इस्तीफा दे के जाना पड़ा, या ये अनूप जी सही बोल रहे हैं। अब इसका निर्णय जनता कर ले, क्योंकि वो 45 साल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी थी। मुझे लगता है 2014 उस पांडे जी, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बता दीजिए कि 2014 में बेरोजगारी की दर कितनी थी आपकी सरकार जब गई, नई सरकार जब बनी। क्योंकि 45 साल के ऐतिहासिक स्तर पर बेरोजगारी दर पहुंच गया था और वो कोरोना के पहले की हम लोग भी रिसर्च करते हैं और इसमें कोई पांडे जी इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम लोग भी रिसर्च करते हैं, 2 अधिकारी क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं होता। हम लोग भी प्राइवेट एजेंसीज और पब्लिक एजेंसीज, या तो आप अपना अध्ययन बताइए के डेटा या फिर अनूप कुमार सिंह जी जो कह रहे हैं उनका जो अध्ययन है वो भी जनता के सामने है ना। वो जनता को सीधा दिमाग में नहीं रख लेना, वो भी अपने दिमाग लगाएंगे, कुछ अध्ययन करेंगे, कुछ दूसरे लोगों से वेरीफाई करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि अगर वो कह रहे हैं कि 2014 के आसपास एक बार जो बेरोजगारी दर थी 19 तक। गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है और जब उन्होंने ये आंकड़े बाहर किए तो उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। अनूप जी, अब वो सही कह रहे थे या आप सही कह रहे हैं, इसका निर्णय जनता पर छोड़ देते हैं। अनूप जी नहीं, इसमें अगर आप देख, जैसे हम लोग बेरोजगारी दर की बात करते हैं तो हमको तो दोनों चीज लेकर के चलना पड़ेगा। रोजगार वृद्धि की दर को भी देखिए और फिर रोजगार के मांग की वृद्धि दर को भी देखिए, तब आपको एक्चुअल आंकड़ा मिलेगा। अगर आप देखेंगे कि रोजगार वृद्धि की दर, तो आप देखेंगे कि लगातार रोजगार वृद्धि की दर में भारी वृद्धि हुई, लेकिन अगर हम अपने जनसंख्या अनुपात को देखेंगे तो उस रेशियो में जो हम लोगों ने रिसर्च किया, उस रेशियो में अगर आप देखेंगे तो चूंकि युवा जनसंख्या बढ़ रही है, अपना हथकरघा बेचना पड़ रहा है, लोगों को ठेला चलाने पर चलाना। यही तो समस्या, यही मैंने पांडे जी यही निवेदन किया था आपसे
ये वो पांडे जी यही निवेदन किया था कि जब पॉलिटिक्स इन हो जाती है तो मुद्दा दाएं बाएं हो जाता है। और मेरा सिर्फ यही कंसर्न है कि ये जो पॉलिटिकल तकरीरें हैं कि सब भूखे मर रहे हैं, सब परेशान हैं, किसी ने हथकरघा बेच दिया, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है ये नुकसानदायक है। सवाल ये है कि क्या इससे पहले 2014 से पहले जब आप 10 साल के लिए सरकार में आए थे तो सारी जगह बाहर थी, सारी जगह आनंद था, सारी जगह सारी दिक्कतें आ गई। तब बीजेपी वाले यही कहते थे कि बड़ी दिक्कत हो रही साहब, अब उन्हें अच्छा लगता है, अब आप लोग ये कहने लगे। तो मैं जब कह रहा हूं हम तो 400 रुपए का सिलेंडर बेच रहे थे तो ये लोग सिलेंडर लेके संसद भवन में आते थे, ठीक है, आज 850 और 900 रुपए का सिलेंडर है। तो वो 900 वाला सिलेंडर आप खरीदते हैं? हम तो 45 रुपए में डीजल बेच रहे थे, 130 रुपए मैंने 680 भरवाया है प्रति बैरल खरीद के। तब ये लोग जो है बैलगाड़ी से 120 रुपए कोई ज्यादा ले जा रहा है। आज वो आंकड़ा कहां पहुंच गया? 80-85 रुपए में पेट्रोल, आपसे ये 125 रुपए कोई ज्यादा ले जा रहा है। डीजल मैंने पिछले महीने 680 का भरवाया है। ये 125 रुपए जो ज्यादा ले रहा है एजेंसी वाला, उससे पूछिए आप। मनीष शुक्ला जी क्या कहेंगे? नहीं, राममोहन जी एक बात जल्दी मैं कहना चाहता हूँ। देखा लेकिन 850 पहुंच गए थे, कांग्रेस 850 भी पहुंच गए थे, ये बताइए सरकार में पहुंचे थे। एक सेकंड, अब मनीष शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं ना आपकी बात का। बेरोजगारों के साथ नहीं। राममोहन जी देखिए, अभी कांग्रेस के साथी ने कहा कि जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी उसके बाद इकोनॉमिक की स्थिति अच्छी हुई। मैं कहना चाहता हूं कि 98 में जब हमको सरकार बनी तो जीडीपी देश की 3 के आसपास मिली थी हमको। जब हमारी सरकार 2004 में गई तो हमने 6 के आसपास जीडीपी कर दी। 2014 में जब हमें फिर मिली सरकार तो फिर 3 के आसपास जीडीपी हो गई थी। ये कैसे अर्थशास्त्री की थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये लगातार अभी अनुराग भदौरिया जी ने जिस तरीके से थाली बजाना शुरू किया, इससे स्पष्ट होता है कि बेरोजगारों के लिए लोग परेशान नहीं है। ये 22 में इनको रोजगार मिल जाए, जो अखिलेश भैया से रोजगार छीना गया है, फिर 4-5 जिलों के लोग लाभान्वित हो, इसके लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि एक नियुक्ति उन्होंने नहीं बताई कि इनके समय में कितनी हुई। मैंने सारे आंकड़े दिए और उसको कह रहे हैं कि 2000, 5000, 6000, 1,37,000 तो हमने सिपाहियों की भर्ती की है अनुराग जी, 2-4 हजार नहीं। और 68,000, 69,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हमने निकाली। और हमने ये सरकारी आंकड़े बताए हैं, सरकारी नौकरियों के आंकड़े बताए हैं। कोरोना काल में जब पूरे विश्व में प्रॉब्लम थी तो हमारे प्रदेश में रोजगार का सृजन हुआ। जो बाहर से लोग आए उनको रोजगार मुहैया कराया गया। इससे गौरवान्वित होना चाहिए आपको। आज ईज ऑफ डूइंग में उत्तर प्रदेश 12वें से दूसरे स्थान में आया है। अनुराग भदौरिया जी, इससे गौरवान्वित होइए, उत्तर प्रदेश के निवासी आप हैं। और आपकी सरकार में नौजवानों का कितना भला हुआ तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है अनुराग जी, क्या हुआ हमारी सरकार में? अब मैं बोलूं जी, इनसे ये पूछिए, 70 लाख रोजगार का वादा किया था और अभी अगर इनकी बात मान लें तो 1 लाख रोजगार पे सिमट के, मतलब ये कितना झूठ बोलते हैं। 79,000 झूठ बोल गए। बताइए, आपने तो 70 लाख लोगों का रोजगार देने की बात की थी, तो इसके मतलब आप कितना झूठ बोल रहे हैं? 70 लाख कहां गया? चलिए थाली बजाइए हमारे साथ, आइए ताली बजाइए, बेरोजगारों का साथ दीजिए। आज तो लाइट बुझाने की बारी है अनुराग नहीं दे पाए अनुराग जी। आज थाली वाला इवेंट नहीं है आपका, आज तो लाइट वाला आपने कहा है, लाइट बुझाएंगे। आपने 70 लाख लोगों का रोजगार देने की बात की थी और इसके मतलब 69 लाख लोगों को रोजगार आपने नहीं दिया, उनको झूठ बोल दिया आपने। कमाल है, आप झूठ बोलने का ही काम चलेगा क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? राममोहन जी, कितने नॉन सीरियस आदमी को आप बैठाते हैं डिबेट में। नॉन सीरियस थाली बजाइए, आपको थाली बजाना पड़ेगा। राममोहन जी, मुझे कहना नहीं चाहिए, आपको बेरोजगारों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। शर्म की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम बेरोजगारों के साथ खड़े हैं। आप बेरोजगारों के साथ नहीं खड़े, इसलिए आपको सब नॉन सीरियस नजर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं 9:09 पे आप लाइट बंद कीजिए और बेरोजगारों का समर्थन दीजिए। 70 लाख लोगों का रोजगार की बात करके 1 लाख और कोई किसी को रोजगार नहीं दिया। पूरे उत्तर प्रदेश को आपने अपराधी बना दिया। अपराधी यहाँ घूम रहे हैं, लगातार यहाँ बड़ा है।
यहाँ माहौल निश्चित तक बढ़ गई उत्तर प्रदेश के अंदर में। आपने इसको जंगल राज बना दिया और यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि नॉन सीरियस बात करते हैं। कहीं आप बेरोजगारों के साथ खड़े नहीं खड़े, थाली बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे, लाइट बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, बेरोजगारों के सम्मान में आप खड़े होंगे कि नहीं खड़े? बोलिए बेरोजगार के सम्मान, चलिए खड़े होइए। बेरोजगार के सम्मान में मैं खड़ा हो गया, चलिए आप भी खड़े होइए बेरोजगार के सम्मान में, खड़े होइए बेरोजगार के सम्मान में। देखें बेरोजगार के सम्मान में खड़े होइए, हम खड़े हो गए और बेरोजगार को सल्यूट कर रहे हैं, सारे बेरोजगारों को सल्यूट कर रहा हूं मैं। आप भी कीजिए सभी बेरोजगारों को, कीजिए, हिम्मत है तो बेरोजगारों को सलाम कीजिए। मैं सारे बेरोजगार सभी बेरोजगारों को सलाम करता हूँ। चलिए आप भी करिए। करेंगे नहीं, रोजगार के लिए बात नहीं करेंगे, उनके लिए शर्म आने लगती खड़े होने में। अरे रोजगार दिलाने वाले के लिए क्या शर्म की बात है भाई? वो उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो हमें जो चाहे वो करना पड़ेगा, थाली बजाना पड़े, चाहे हमको घंटी बजाना पड़े, चाहे हमें लाइट बंद करनी पड़े। अगर सरकार को जगाना हमारा काम है, सरकार को जगाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम विपक्ष के नाते सरकार को जगाए ना, सरकार यहाँ अत्याचार करती रहे, बेरोजगारी भूखा आत्महत्या करता रहे, उसके पूरा खानदान का खानदान बेरोजगार हो जाए, एक रुपए के लिए अपने फीस ना दे पाए, अपने बच्चों के फीस के लिए कमाल की बात करते हैं आप। जिसके घर में रोटी नहीं है जाके पूछिए, आत्महत्या पे मजबूर है वो। जिसके घर में दूध खरीदने का अपने बच्चों के लिए पैसा नहीं, जाके पूछिए उससे। निकलिए एसी से जरा, निकलिए। उमाशंकर पांडे जी भी कुछ कहना है। पांडे जी चल के देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं और आप इसको नॉन सीरियस बता रहे हैं। कितने लोग शर्म की बात है। कोरोना काल से मौतें हो रही हैं, राम मोहन जी, राम मोहन जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में नौकरियां दी कहां से, जब ना कोई इंडस्ट्री लगी, ना कोई फैक्ट्री लगी, कुछ भी नहीं हुआ। तमाम सारा इन्होंने इवेंट मैनेजमेंट किया था इन्वेस्टर समिट के नाम पर, आज तक एक भी इंडस्ट्री धरातल पर लगी नहीं है। फिर इन्होंने रोजगार दिए कहां? जैसा कि अनूप जी कह रहे थे, अरे रोजगार तब मिलता जब कोई इंडस्ट्री लगती। एक जगह लोगों को नौकरियां मिली हैं, जो प्रवासी मजदूर आए हैं उन्हें मनरेगा, जो कांग्रेस ने 2005 में लागू किया था, उस मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मिले। इसके लिए कांग्रेस की सरकार को धन्यवाद दें। और जो लोगों को राशन मिले, पांडे जी, हालांकि ये घटिया चावल दे पैसा तो सरकारी देती है ना, कि कांग्रेस पार्टी अभी भी अपनी जेब से दे रही है, लेकिन वो खाद्य सुरक्षा योजना, उसका पूरा बजट, पूरी स्कीम कांग्रेस पार्टी की देन है। हमने जो खाद्य सुरक्षा योजना लागू किया राहुल जी के नेतृत्व में, मनमोहन जी के नेतृत्व में, और जो हमने मनरेगा लागू किया, उसने उत्तर प्रदेश में आए हुए प्रवासी मजदूरों को जीवन देने का काम किया है। वो जीवनदायी नहीं साबित हुई है। नहीं तो अराजकता का जो माहौल होता वो उत्तर प्रदेश की सरकार से संभल नहीं सकती थी। इनको धन्यवाद करना चाहिए मनमोहन सिंह जी का मनरेगा के लिए, इनको धन्यवाद करना चाहिए मनमोहन सिंह जी को खाद्य सुरक्षा योजना के लिए, जिसने इस महामारी के दौर में, इस पैंडेमिक सिचुएशन में लोगों को संभालने का काम किया है। इसके अलावा अगर एक भी इंडस्ट्री इन्होंने उत्तर प्रदेश में लगाई है तो बता दें, इन्होंने घटाने का काम किया है। रायबरेली में जो रेल कोच फैक्ट्री थी उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। अनूप कुमार सिंह की संख्या घटा दी गई। ठीक है, अनूप कुमार सिंह जी, आप तो कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार ने अच्छा काम किया, संख्या घटा दी गई। इन्होंने ये काम किया है, इन्होंने पीपीई किट को घोटाले में बदल दिया, इन्होंने ऑक्सीमीटर, पल्स मीटर को घोटाले में बदल दिया। ये काम इन्होंने किया है। एक सेकंड, जो ये अवसर है पैंडेमिक सिचुएशन का, उसको इन्होंने अपने अवसर में बदल लिया। आप हिमाचल प्रदेश के इनके अध्यक्ष को सिंह साहब को आने दीजिए। वेंटिलेटर घोटाला, ठीक सिंह साहब, आप तो कह रहे थे बेहतर काम किया प्रदेश सरकार ने, कांग्रेस को नहीं। देखिए, अगर हम लोग रोजगार की बात करते हैं, जैसे अनुराग जी कह रहे हैं कि 1 लाख रोजगार 69 लाख लोगों को नहीं मिला, तो हमको पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स की जी, पब्लिक सेक्टर में जो नौकरियां होती हैं बहुत सीमित होती हैं, और उसके आधार पर हम तो अगर रोजगार की बात करेंगे तो पूरे भारतवर्ष में केवल 2 करोड़ लोग ही रोजगार में हैं, बाकी सब लोग बेरोजगार हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक वातावरण में सुधार लाना। अब जैसे अभी पांडे जी का कहना है कि मनरेगा के थ्रू रोजगार दिया गया, तो अब किसकी गवर्नमेंट ने कौन सी योजना बनाई, नीति बनाई, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन उसका मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात होती है। अब वो किसने किया, कौन गवर्नमेंट था, लेकिन राज्य सरकार ने किया और अपना मैनेजमेंट करते हुए उन्होंने लोगों को रोजगार दिया। यह जीवन जीने का वर्ष है, इसमें हम बहुत आकांक्षा नहीं पाल सकते कि हमें बहुत अच्छी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन हो सकता है कि हमें उस स्तर का आय न प्राप्त हो सका हो जो कि हम उम्मीद रखते थे, जो सामान्य स्थितियों में हम पा सकते थे।
तो निश्चित तौर पर इस स्थिति में भी अगर सरकार ने इस तरह के कदम उठाए जिससे लोगों के जीवन यापन में सुविधा मिल पा रही है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हम इसको सामान्य स्थितियों से कंपेयर नहीं कर सकते, उससे इसकी तुलना नहीं कर सकते। और हमको सीधे सीधे देखना होगा रोजगार वृद्धि की दर और रोजगार के मांग की वृद्धि की दर जी। और अगर तब हमको सही आंकड़े मिलते हैं, हम लोग सिर्फ बेरोजगारी शुक्ला जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूं। वृद्धि की दर को अगर हम देखेंगे तो आफ्टर सारे मुद्दे पर राजनीति अपनी जगह, लेकिन क्या आपको लगता है कि रोजगार का मसला, नौजवानों का गुस्सा, सरकार जब 2022 में जाएगी चुनाव में तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा, उसको कौन कितना भुनाता है विपक्ष में बैठ के वो तो ठीक है, लेकिन कोरोना की वजह से ही सही अगर किसी के घर में नौकरी गई है तो उसके लिए परेशानी की दिक्कत तो है। अब वो उम्मीद तो करता है कि अगले 1.5 साल में 2 साल में आप लोग बहाल करें चीजों को। देखिए, दो तरह की बातें हैं। एक तो है कि कोरोना के नाते से जिनकी नौकरी गई है या कोरोना के नाते से जो कोरोना के समय में जो मैनेजमेंट है, इसकी भी तो चर्चा होगी कि कोरोना के समय में जब राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र में नौकरियां खत्म हो गई, वो मनरेगा वहां नहीं काम कर पाया और उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था, तो इसकी भी चर्चा होगी कि किस तरीके से बिना आधार कार्ड देके उनकी राशन की व्यवस्था सरकार ने की, किस तरीके से उनको घर में रोजगार मिल जाए इसकी व्यवस्था की, और किस तरीके से जब 23 केवल टेस्टिंग की व्यवस्था थी, आज 1.5 लाख टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है, आइसोलेशन बेड्स की व्यवस्था हो रही है। दिल्ली जैसे राज्य में जहां जो दूसरा राजस्व प्राप्त करने वाला राज्य है, वहां केंद्र सरकार को हाथ लगाना पड़ता है, उत्तर प्रदेश अपने हाथ से सक्षम होता है। इसकी भी चर्चा होगी। हमको पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान और उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है और उसको पता है कि किसने नौकरियां लूटी, किसने पारदर्शी तरीके से नौकरी दी, कहां मनरेगा सफल रहा है। मनरेगा ये बिल्कुल मैंने शुरुआत में कहा था कि ये जो युवा है या यहाँ की जनता है, ये किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है। 5 साल पहले इसने दूसरा शासन भी देखा है, या ये कहिए 6 साल पहले केंद्र में भी दूसरी पार्टी का शासन देखा, तो उसी के आधार पर उसको तुलना करनी है और तुलना के आधार पर वो जिसको बेहतर पाएगा उसी के साथ एक बार फिर से चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।